बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, बीकॉम पार्ट 2 स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो बिल्कुल 13 के जैसा है। तो 14 तो आपका असाइनमेंट था, उसको आप लोग 13 की हेल्प से कर लीजिएगा। अब जो हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। The following information furnished by Ittihad Manufacturing Company for the year ended December 31st 2017। अच्छा, एक मरतबा फिर आप बात को गौर से समझ लीजिए। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे पार्ट 1 में, तो उस वक्त हमारे पास सिर्फ एक ही इन्वेंट्री होती थी और वो होती थी मर्चेंडाइज। चूंकि हमने पार्ट 1 तक सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ी है, तो ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर हमारे पास सिर्फ मर्चेंडाइज होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता इन्वेंट्री में, क्योंकि वहाँ पे बनाने की कोई झंझट नहीं है, फैक्ट्री का कोई ताल्लुक नहीं है। सिंपल आपने एक बना बनाया सामान खरीदना है और आगे अपना प्रॉफिट रख के बेच देना है। तो वो जो बना बनाया हम सामान खरीदते हैं, जो हम प्रोडक्ट बनी बनाई खरीदते हैं, अगर वो बच जाती है साल के आखिर तक, तो वो हमारी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हो जाती है। वही अगले साल के शुरू में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगनिंग हो जाती है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इतनी सादा बात नहीं है कि हमारे पास जो है वो सिर्फ एक मर्चेंडाइज की तरफ से कोई एक इन्वेंट्री हो, बल्कि इसके अंदर हमें खुद से मेहनत करके काम करना होता है। तो हम इसके लिए मटेरियल परचेज करते हैं, तो इसलिए मटेरियल की अलग इन्वेंट्री होती है, एक बिगिनिंग और एक एंडिंग। फिर इसके अलावा एक नई टर्म हमने यूज की थी लास्ट लेक्चर के अंदर, वर्क इन प्रोसेस की। उसी को हम गुड्स इन प्रोसेस भी कहते हैं, उसी को हम WIP भी कहते हैं। तो ये भी आपकी एक इन्वेंट्री है। फिर एक चीज हमने डिस्कस की थी फिनिश गुड्स की। तो मैंने ज्यादातर शुरू के चैप्टर लेक्चर्स में आपको सिर्फ मटेरियल की इन्वेंट्री के बारे में बताया था, और लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 से हमने वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स भी पढ़ना स्टार्ट किया था। तो ये जैसे जैसे भी सवाल आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता रहूंगा। बस इतना ध्यान में रखिए कि हमारे पास कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 किस्म की इन्वेंट्रीज होती हैं, एक मटेरियल की बिगिनिंग एंडिंग, एक वर्क इन प्रोसेस की बिगिनिंग एंडिंग, और एक फिनिश गुड्स की बिगिनिंग और एंडिंग। अब ये बिगिनिंग में है नहीं है, एंडिंग में है नहीं है, हो सकता है दोनों हो, दोनों में से कोई एक हो एक ना हो, तो ये हमें सवाल में पता लग जाएगा। बहरहाल तो ये आपको सवाल नजर आ रहा है इत्तेहाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। इसकी इन्वेंट्रीज है तीनों, मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड, और ये आपका बिगिनिंग का कॉलम है और ये आपका एंडिंग का कॉलम है। फिर इसके बाद नीचे फर्दर इंफॉर्मेशन में कहते हैं द फॉलोइंग डिटेल्स परटेन ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें नंबर 1 है रॉ मटेरियल परचेज वर्थ ₹3,25,000 ऑफ विच ₹10,000 मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिए, अगर पिछला क्वेश्चन आपको याद हो तो पिछले वाले सवाल के अंदर हमारी जो मटेरियल की परचेज थी उसके अंदर उसने एक खास पोर्शन कहा था इनडायरेक्ट मटेरियल का। तो अगर इनडायरेक्ट मटेरियल के बारे में कहता है तो हम इसमें से अलग कर लेंगे और सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को ही लेंगे, और अगर वो कुछ भी नहीं कहता तो जितना भी मटेरियल आपको नजर आ रहा है वो सारा का सारा डायरेक्ट कहलाएगा। और इस 325 में से 10,000 रुपए तक का मटेरियल आपने वापस कर दिया सप्लायर को क्योंकि वो डिफेक्टिव था, और कुछ आपने ट्रांसपोर्टेशन पे की 8,000 रुपए की। फिर इसके बाद आज के सवाल में एक नई बात क्या है, डायरेक्ट वर्कर्स आर पेड एट ₹100 पर लेबर आवर। देखिए, मोस्टली जो डायरेक्ट लेबर होती है ना वो पर आवर बेस पे काम करती है या पर पीस पे काम करती है, सही है ना। यानी पर आवर की अगर हम बात करें तो पर आवर का मतलब यह है कि अगर लेबर 1 घंटा काम करेगी तो उसको 1 घंटा काम करने के कितने पैसे मिलेंगे। एक तो ये तरीका है डायरेक्ट वर्कर्स को पेमेंट करने का, और एक ये तरीका है कि डायरेक्ट वर्कर एक पीस बनाएगा। लेट सपोज एक जीन की पैंट अगर आप बनाते हैं तो उस पर आपको 300 रुपए मिलते हैं, तो ये पर पीस रेट है। तो पर आवर के हिसाब से भी पेमेंट होती है और पर पीस के हिसाब से भी पेमेंट होती है। लेकिन नॉर्मली जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं, एडमिन के लोग होते हैं, उनकी तनख्वाहें पर आवर या पर पीस के हिसाब से नहीं होती, उनकी एक फिक्स सैलरीज होती है। तो डायरेक्ट वर्कर्स को ये सैलरीज इस तरीके से क्यों दी जाती हैं, ताकि उनको मोटिवेट किया जाए। क्यों मोटिवेट किया जाए कि अगर मिसाल के तौर पे आप पर आवर के हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं तो उनके अंदर ये शौक होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे हमें उतनी ज्यादा पेमेंट मिलेगी। इसके अलावा एक तरीका और है कि उनको पर पीस के हिसाब से पेमेंट मिलती है। यानी अगर आप एक फ्रेश विदाउट किसी डिफेक्टिवनेस के एक पीस बनाएंगे तो आपको एक पीस बनाने के मिसाल के तौर पे 100 रुपए मिलेंगे। तो उनके अंदर एक ज्यादा जिद्दोजहद करने की जो है वो कोशिश करेंगे कि अच्छा जितने ज्यादा पीस बनाएंगे उतने पैसे मिलेंगे। अगर हम इन डायरेक्ट वर्कर्स की सैलरीज फिक्स कर दें
तो ये अपनी उन फिक्स सैलरीज का जो है ना वो बाज़-औक़ात नाजायज फायदा भी उठाते हैं। यानी उनको पता है कि हमारी सैलरी तो फिक्स है, अब हम चाहे दिन में 10 पीस बनाएं या दिन में हम 12 पीस बनाएं, हमें सैलरी तो फिक्स मिलेगी। इसलिए डायरेक्ट वर्कर्स की सैलरी नॉर्मली फिक्स नहीं होती। तो आज आपको बताया गया है कि हमने ये तय किया है कि हम डायरेक्ट वर्कर्स को 100 रुपए घंटे के हिसाब से पे करेंगे। कहीं कहीं किसी सवाल के अंदर ये आवर्स के बजाय पर पीस के हिसाब से भी कह सकता है, तो वो हम उसी वक्त देखेंगे सवाल में कि किस सवाल में क्या है। तो आज फर्स्ट टाइम हम ये देख रहे हैं कि डायरेक्ट वर्कर्स को हम 100 रुपए पर लेबर आवर के हिसाब से पे करेंगे। यानी डायरेक्ट लेबर जब 1 घंटा काम करेगी तो उसको 1 घंटे के 100 रुपए मिलेंगे। सही है। फिर आगे वो कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर टोटल 1200 आवर्स वर्क बाय डायरेक्ट वर्कर्स। बताया कि टोटल जो है वो 1200 आवर्स वर्क किया है डायरेक्ट वर्कर्स ने। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होती है ना वो आपको बताई नहीं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आपको खुद निकालनी है। कैसे? 1200 घंटे काम हुआ है और 100 रुपए पर लेबर के हिसाब से मिलेंगे। तो आप चाहें तो यहीं पर, जहां पे मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, यहीं पर ही आप पेंसिल से काम कीजिए। यहाँ पे आप लिखिए 12 ब्रैकेट में लिखिए 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 और आगे लिख दीजिए इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये 1,20,000 आपको सवाल में वो चाहता तो डायरेक्ट भी दे सकता था, बट इस सवाल में उसने थोड़ा सा सवाल चेंज किया। फिर हाँ, इससे भी अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप आज फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, वो है फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर मजीद एक नई चीज। देखिए बेटा, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे फैक्ट्री के वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, ये तो एक फिक्स बात हो गई कि भाई मुझे अगर ये जीन्स की पैंट बनाने के ऑर्डर मिले तो उस पर जो डेनिम फैब्रिक यूज होगा वो मिसाल के तौर पे 10,000 मीटर यूज होगा, तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल होगा। ये मेरी बात यही खत्म हो गई। फिर मुझे पर पीस जीन्स की पैंट बनाने के लिए लेबर को 100 रुपए देना है, ये मेरी डायरेक्ट लेबर हो गई। लेकिन क्या मैं सिर्फ अगर डेनिम का फैब्रिक और लेबर के पैसे अदा कर दूं तो क्या ये मेरी चीज तैयार हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको इतने मजीद बहुत सारे खर्चे करने हैं कि जब तक वो नहीं होंगे आपकी प्रोडक्शन हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे बिजली का बिल आएगा, ज़ाहिर है मशीनें चलेंगी तो बिजली का बिल आएगा। आप फैक्ट्री लेकर बैठे हुए हैं तो फैक्ट्री का किराया देना है, आपने अपने इनडायरेक्ट वर्कर्स को पेमेंट करनी है। फिर सिर्फ डायरेक्ट मटीरियल ही काफी नहीं होता, आपको इनडायरेक्ट मटीरियल भी लगाना है। फिर इसी तरीके से आपको अपने मुख्तलिफ फैक्ट्री के टैक्सेस वगैरह अदा करने हैं। तो ये सारी चीजें मिलेंगी तो जाके हम कह सकते हैं कि अब मटीरियल और लेबर को इस्तेमाल करने का फायदा होगा और एक चीज बनकर वजूद में आएगी। तो इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा बाकी जितनी इनडायरेक्ट चीजें होती हैं उन सबको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स कहते हैं। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड भी दो किस्म के हो सकते हैं, आज मैं आपको फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, इसलिए जरा बात को गौर से समझिएगा। ये आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है सामने, जहां पे मेरा कर्सर चल रहा है, ये है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एट ₹10 पर लेबर आवर एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ₹75,000। देखिए बेटा, सवाल में ये किस किस तरीके से आ सकता है। वैसे ही जो बात मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ना, ये मेरा नहीं ख्याल, मैंने नहीं देखा कि ये आपके पास पेपर्स में कभी आया हो, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी चीज भी नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आए और ये ना आनी चाहिए, ये आ भी सकती है। तो ये आपको शायद पेपर में ना मिले, बट ये मैं आपको अपनी तरफ से करा रहा हूँ। पेपर में आपको FOH दो तरीके से मिलेंगे पास पेपर्स में, या तो अप्लाइड मिलेंगे एक सिंगल लाइन में, या फिर आपको एक्चुअल की पूरी लिस्टिंग गिवन होगी। सही है। आज मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूं, वो ये कि ये FOH आपको दो अलग अलग तरीकों से दिए हो सकते हैं, एक वेरिएबल FOH और एक फिक्स FOH। बेसिकली ये जो दोनों FOH आपको नजर आ रहे हैं ना, वेरिएबल और फिक्स, ये है अप्लाइड ही। अप्लाइड को भी मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया, एक वेरिएबल और एक फिक्स। अब सवाल ये कि सर ये वेरिएबल और फिक्स क्या होता है? चलिए पहले मैं आपको फिक्स बताता हूं, वेरिएबल आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो, आपको अपना ये FOH अदा करना ही करना है। चाहे आपकी फैक्ट्री 24 घंटे चले काम हो, या फिर आपकी फैक्ट्री 1 घंटे भी ना चले। मिसाल के तौर पे फैक्ट्री का किराया, आपकी फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है ना वो रेंट पर है, तो आपको जो फैक्ट्री की बिल्डिंग का रेंट है वो आपको हर सूरत में देना है, चाहे आप फैक्ट्री के अंदर 100 यूनिट बनाएं, 1 लाख यूनिट बनाएं, 1 यूनिट बनाएं या 1 भी नहीं बनाएं। अब जैसे देखिए आजकल जो चल रहा है वायरस की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हैं, इनफैक्ट कोई 1 यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बहुत सारे कारखाने बंद पड़े हुए हैं। लेकिन वो जो उनकी फैक्ट्री किराए पर है, तो क्या उनको अपनी फैक्ट्री का किराया नहीं देना? वो देना, ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड है। तो फिक्स मतलब फिक्स्ड एट एनी लेवल ऑफ प्रोडक्शन,
हर सूरत में फिक्स्ड है, चाहे आपका प्रोडक्शन लेवल मैक्सिमम लेवल पर हो या मिनिमम लेवल पर हो, या इनफैक्ट आप क्या शटडाउन चल रहा हो, आपको अपना वो फैक्ट्री ओवरहेड अदा करना ही करना है। इसको कहते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसमें आपको उन्होंने बताया है कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 75,000 रुपए है जो हमें देने ही देना है। वेरिएबल मीन्स विच इज वेरी टू द प्रोडक्शन। व्हेन द प्रोडक्शन इंक्रीज, variable FOH will also be increased, and when the production will stop, variable factory overhead will also stop. Yani it depends upon the level of the production. As the level of production goes up, the variable factory overhead will also be goes up. When the level of production will stop, variable factory overhead will also be stopped. But not fixed factory overhead. Fixed factory overhead means fixed at any level of production, whether at the optimum level or at the minimum level. ये आपको हर सूरत में अदा करने करने। अच्छा चलिए, अब फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड की तो मैंने आपको मिसाल दे दी कि फैक्ट्री का बिल्डिंग का किराया जो आपने हर सूरत में अदा करना ही करना है, ये हो गया आपका फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने आपको एक मिसाल दे दी। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड की क्या पहचान हो सकती है? मिसाल के तौर पे आपका जो बिजली का बिल आता है, ना सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि घरों में भी, इसका एक पोर्शन तो फिक्स होता है। चाहे आप अपनी फैक्ट्री या अपना घर 24 घंटे बंद रखें, तब भी 50 रुपए या 100 रुपए तो बिल लाजमी आएगा ही आएगा। वो क्या है? फिक्स्ड है, यानी आपको अपने मीटर का रेंट तो देना ही देना है। लेकिन जैसे जैसे आप बिजली इस्तेमाल करेंगे तो उस फिक्स के अंदर वेरिएबल भी शामिल हो जाएगा। अब जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे उतना ही ज्यादा बिल बढ़ जाएगा, बिजली और इस्तेमाल करोगे और ज्यादा बिल बन जाएगा। थोड़ा मौसम बेहतर होगा, आपने अपना एसी वगैरह कम कर दिया, डीप फ्रीजर को आपने बंद कर दिया, तो अब आपका जो यूनिट्स हैं वो कम कंज्यूम हो रहे हैं, तो अब आपका वेरिएबल भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन चाहे आप अपना जो है वो घर बंद करके रखे हैं, फैक्ट्री बंद करके रखे हैं, वो जो बिल के अंदर एक फिक्स पोर्शन है ना, वो तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ ओवरहेड्स ऐसे होते हैं जो हर सूरत फिक्स होते हैं, जो आपने देने ही देने हैं, और कुछ ओवरहेड ऐसे होते हैं जो कि डिपेंड करता है, प्रोडक्शन होगी तो होंगे, नहीं होगी प्रोडक्शन तो वो नहीं होंगे। तो इनको हम कहते हैं वेरिएबल एफओएच। तो जब हम एफओएच लेते हैं ना, तो वेरिएबल भी साथ में ले लेते हैं और फिक्स भी ले लेते हैं। वो कहता है कि वेरिएबल एफओएच जो है ना, वो 10 रुपीज पर लेबर आवर के हिसाब से होंगे। तो देखिए हमने इस सवाल के अंदर कितने आवर्स वर्क किया है? 1200 आवर्स। तो 1200 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेरिएबल की कीमत आ जाएगी, और फिक्स तो हमें सवाल में पैसे गिवन है 75,000 रुपए। सही है। फिर इसके बाद टोटल सेल है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और सवाल की रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर और इनकम स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट हमने दोनों लास्ट क्लास में जो है वो पहली मर्तबा पढ़े थे। तो अब आप चले जाइए अपने पेज नंबर 7 पे, और वहां पे जाके देखिए कि इन दोनों जो स्टेटमेंट है उनका क्या फॉर्मेट है, ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड्स। सही है जी। चलिए, तो ये आ गया इत्तेहाद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2017। इनकी जो हेडिंग्स हैं इनको आप गौर से नोट कर लीजिए, आपको हर सवाल के शुरू में डालनी पड़ेगी ये। अब आप अपने सामने सवाल भी रखिए, जो सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, और अपने सामने आप जो है वो पेज नंबर 7 पे फॉर्मेट भी सामने रखिए। सही है। आ जाइए, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक, चूंकि हमने स्टेटमेंट बनाना है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का, तो स्टेटमेंट के अंदर जो पहला आइटम आता है वो आता है डायरेक्ट मटेरियल यूज या रॉ मटेरियल यूज या डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। और मैं आपको ये बात बार बार बता चुका हूं कि डायरेक्ट मटेरियल यूज जो है वो आपको एक पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट का तरीका आपको गिवन है, और वो इसलिए मुश्किल नहीं है कि पार्ट 1 के अंदर आप जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से इससे मिलता जुलता पढ़ चुके हैं, तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रॉ मटेरियल यानी डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग यानी बिगनिंग कितनी है? 18,000 रुपए। ये सब सवाल में आपको मिलेगा, वहां से देखते रहिए। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे नेट परचेजेस ऑफ मटेरियल। फिर इसके अंदर आपको सबसे पहले नजर आ रही है ग्रॉस परचेज ऑफ मटेरियल 3,25,000। अच्छा, इसने सिर्फ मटेरियल की टर्म यूज की है, इसने ये नहीं बोला था कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। तो जब वो ये कुछ भी नहीं बताएगा तो हम इसको डायरेक्ट मानेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन विच इज 8,000, तो हमारे पास आंसर आ गया टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट।
फिर हम इसमें से दो चीजें माइनस करते हैं, एक रिटर्न और एक डिस्काउंट, लेकिन इस सवाल में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट है। तो एक मिनट, ये गालिबन एक मिनट, इसको हम जो है वो ओके, ये मटेरियल रिटर्न नहीं था, ये बेसिकली मटेरियल डिस्काउंट नहीं था, ये मटेरियल रिटर्न था, तो मैंने इसको सही कर दिया है। चलिए आइए दोबारा देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आंसर आ गया आपका टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट, और टोटल डिलीवर्ड कॉस्ट में से अब आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न यानी मटेरियल रिटर्न विच इज 10,000, तो अब आपका आंसर आ गया नेट परचेज ऑफ मटेरियल। अब ये आपको ऊपर नजर आ रहा है मटेरियल की इन्वेंट्री बिगिनिंग, और ये आ गई आपका नेट परचेज ऑफ मटेरियल, यानी इतना मटेरियल आपके पास साल के शुरू में पहले से पड़ा हुआ था, यानी ये पिछले साल बच गया होगा, पिछले साल आपने यूज नहीं किया होगा, तो इतना तो आपके पास मटेरियल पहले से था। जबकि आपने इतना नेट मटेरियल मजीद परचेज किया है 3,23,000, तो आपके पास टोटल कितना मटेरियल अवेलेबल था यूज करने के लिए, उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। फिर आप इसमें से लेस कर देंगे वो मटेरियल जो बच गया, यानी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, तो आपके पास आंसर आ गया रॉ मटेरियल यूज 3,32,000 रुपए। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का पहला पॉइंट मुकम्मल हुआ है, विच इज रॉ मटेरियल यूज। फिर आप इसके अंदर ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर असाइन। अब देखिए बेटा, इस अपने सवाल में जाके देखिए तो आपको उसमें लेबर के बारे में कहा था कि आपकी लेबर ने टोटल 1200 घंटे काम किया है, और आपने लेबर को 100 रुपए पर घंटे के हिसाब से पेमेंट की है। तो बेसिकली आपने लेबर को कितनी पेमेंट की है, 1200 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आंसर बन गया कितना, 1,20,000 रुपए। तो ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के 2 पॉइंट्स हो गए मुकम्मल। फिर इसके बाद आपका अगला स्टेप है फैक्ट्री ओवरहेड, और ये फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको आज फर्स्ट टाइम दो अलग अलग कैटेगरी में गिवन है। एक है आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। अब वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में इसमें सवाल में क्या लिखा हुआ था, जाके देखिए, उसने कहा था कि आपके जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है वो 10 रुपीज पर लेबर आवर के हिसाब से। तो हमारे पास इस सवाल के अंदर लेबर आवर्स गिवन थे 1200, और 10 रुपए के हिसाब से हमने अपने वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पे किए, तो ये आ गया 12,000। जबकि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमें सवाल में गिवन थे 75,000 रुपए, तो ये आ गया आपके टोटल अप्लाइड एफओएच 87,000। यानी अप्लाइड एफओएच आपको इस तरीके से वेरिएबल और फिक्स करके अलग अलग भी गिवन हो सकते हैं, बट एक्चुअल जो होते हैं अगर सवाल में गिवन हो तो वो एक लिस्टिंग की शक्ल में गिवन होते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और हीट लाइट एंड पावर, और फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। यहाँ पे कोई लिस्टिंग नहीं है, बस यहाँ पे इन्होंने आपको अप्लाइड की दो अलग अलग कैटेगरी बता दी है। तो ये आ गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड। अब पिछली स्लाइड में हमारा मटेरियल यूज का आंसर था, डायरेक्ट लेबर का आंसर था, और एफओएच आ गया इस वाले स्लाइड में 87,000। अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी मटेरियल पीछे से, लेबर, और ये आ गया आपका एफओएच। तो ये तीनों मिला के आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बन गई कितनी, 5,39,000। अब आप इसमें से ऐड कर देंगे इसके अंदर वो वर्क इन प्रोसेस जो कि साल के शुरू में था, यानी पिछले साल के एंड तक अगर कोई काम ऐसा था जो कि आपका जारी था, जो पिछले साल के एंड में मुकम्मल नहीं हो सका, तो अब आप उस पर इस साल काम करेंगे, लेकिन इस साल के शुरू में कोई काम था ही नहीं। इसका मतलब है कि पिछले साल के एंड में कोई काम बचा ही नहीं होगा। अब जब पिछले साल के एंड में कोई काम नहीं बचा तो इस साल के शुरू में भी हमें वो कोई काम नहीं करना। तो ऐसा मुमकिन है कि WIP यानी वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग हो, एंडिंग ना हो, एंडिंग हो, बिगिनिंग ना हो, दोनों पॉसिबिलिटीज है। सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नील है, तो हम इसमें से लेस कर देंगे वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, जो कि हमें गिवन है सवाल में 22,000। तो ये आपके पास आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। क्लियर है ये बात? तो इसके लिए आप वापिस पीछे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहां से सवाल को कंटिन्यू किया था। ये 3,32,000 रॉ मटेरियल था, यूज आया था 1,20,000 हमारी रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट लेबर आई थी, और फिर मैंने बाकी अगला काम नेक्स्ट स्लाइड में किया, और वहां पे आप देख सकते हैं कि ये पिछले पेज से, पिछली स्लाइड से कंटिन्यू है, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसको हम सिर्फ फिनिश्ड गुड भी कह सकते हैं, और इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी कह सकते हैं। तो इससे हमें पता लगा कि हमने टोटल इस साल 5,17,000 का काम किया, काम फिनिश किया। 22,000 का ऐसा काम था जो कि खत्म नहीं हो सका, साल खत्म हो गया लेकिन काम नहीं खत्म हो सका ना। तो अगर काम हमारा लेट सपोज 10% भी ऐसा था जो मुकम्मल नहीं हो सका, तो भी हम उसको अपनी फिनिश गुड में शामिल नहीं करते। फिर हम कहते हैं कि चलो इसको माइनस करो, और जो काम रह गया है उसको हम अगले साल जब कंप्लीट करेंगे तो वो अगले साल के स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो इसलिए इसको हमने माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 5,17,000 कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सही है, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ, और वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट भी आपके पेज नंबर 7 पे मौजूद है। कोशिश कीजिए कि ये आज आपकी आखिरी क्लास हो ऐसी जिसके अंदर आप ये स्टेटमेंट्स को फॉर्मेट में जाकर देख रहे हो।
अदरवाइज अब आपको ये स्टेटमेंट याद होना चाहिए। सही है, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की, और सेल में से हम दो चीजें माइनस करते हैं, एक रिटर्न और एक अलाउंस। दो सवाल मैंने आपको कराया इनकम स्टेटमेंट के, ये दूसरा सवाल है, दोनों में ना रिटर्न था ना डिस्काउंट था, तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में सबसे पहले बात आती है फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग की, यानी जो माल हमने बेचा है उसमें सबसे पहले वो बेचेंगे जो फिनिश गुड्स में पहले से पड़ा हुआ है। सही है ना, मैंने आपको इसकी मिसाल पहले भी दी थी कि किसी भी बिगिनिंग इन्वेंट्री को आप ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे घर के अंदर बाज़-औक़ात रोटी बच जाती है रात में, तो हम उसको फेंकते नहीं है, हम रिस्क की कदर करते हैं। जब हम अगले दिन का खाना खाने बैठते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो पिछले दिन की रोटी बच गई थी उसको भी शामिल कर लिया जाए। तो ये बेसिकली जो बिगिनिंग इन्वेंट्रीज होती है ना, ये बेसिकली यही चीज होती है कि जो माल हमारा पिछले साल के में नहीं बिक सका था, हमारे पास ऑर्डर्स इतने नहीं थे, तो ये माल वो था जो फिनिश तो था, बिल्कुल रेडी था, तैयार था। अगर हमारे पास ऑर्डर होता, कस्टमर आता खरीदने के लिए, तो हम बेचते, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली ये माल हमारा नहीं बिक सका। अब जब नहीं बिक सका तो जाहिर है जब हम अगले साल में अपना माल बेचेंगे तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी कि जो फ्रेश बनाया वो नहीं बेचेंगे, जो पहले से पड़ा हुआ था वो बेचेंगे। तो ये मेरा पहले से पड़ा हुआ माल था जिसको हम कहेंगे फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग। जो फ्रेश मैंने बनाया था वो ये है कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। और ये जो 5,17,000 का आप अमाउंट देख रहे हैं, ये मैंने भी अपनी तरफ से नहीं लिखा, बल्कि ये मैंने कहां से देख के लिखा है, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने 5,17,000 कॉस्ट निकाली थी। तो ये 6,000 का माल फिनिश पहले से पड़ा हुआ था जो पिछले साल नहीं बिक सका। 5,17,000 की कॉस्ट का माल मैंने अभी मजीद तैयार किया, तो कुल मेरे पास माल कितना था अवेलेबल बेचने के लिए, 6,23,000। फिर अब इसमें से वो माल माइनस कर देंगे जो हमारा साल के खत्म होने पे बिक नहीं सका। तो जो माल बिक नहीं सका तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा नहीं होगा। बट सवाल के अंदर ऐसा अमाउंट है ही नहीं, यानी हमारे पास फिनिश गुड की इन्वेंट्री एंडिंग में कुछ बचा ही नहीं, वो नील है, तो मैंने यहाँ पे नील लिख दिया। तो ये आपका आंसर आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये 6,23,000 8,50,000 में से आप ये 6,23,000 माइनस कर देंगे, ये सेल है और ये इसकी कॉस्ट है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसके बाद अब आप लेस करेंगे अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और ये मैं आपको बात पहले भी बता चुका हूं कि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली वही एक्सपेंस होते हैं जो कि हम टोटल कॉस्ट में कमर्शियल एक्सपेंस के नाम से लिखते थे। और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो किस्म के होते हैं, एक एडमिन एक्सपेंस होता है और एक सेलिंग एक्सपेंस होता है। तो अगर आपको एडमिन की, जैसे पिछले सवालों में पूरी लिस्टिंग होती थी कि भाई एडमिन के अंदर जो है वो ऑफिस का किराया कितना है, ऑफिस के मैनेजर की सैलरी कितनी है, और उस पर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितना है, फिर ऐसी मार्केटिंग की भी लिस्ट होती थी, मार्केटिंग की मैनेजर्स की सैलरी, सेल्समैन, पेट्रोल अलाउंस एंड कमीशन। अगर ये पूरी लिस्टिंग गिवन है तो आपको एडमिन की लिस्टिंग अलग करनी है, सेलिंग की लिस्टिंग अलग करनी है। बट अगर ऐसा नहीं है, एक ही लाइन में, तो जैसे इसके अंदर है एडमिन एक्सपेंस है सिंपल 7% ऑफ सेल, तो ये देखिए सेल आपको सवाल में गिवन है 850, इसका आपने 7% ले लिया विच इज 59,500। और सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ये भी हमारी सेल का 9% है, तो ये आपने सेल का 9% ले लिया विच इज 76,500। तो ये आ गया आपके टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब ये आता आपका ग्रॉस प्रॉफिट, और ये है आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगी नेट इनकम। अगर आंसर पॉजिटिव में है तो उसको हम नेट प्रॉफिट बोलेंगे, अगर आंसर आपका नेगेटिव में है तो उसको नेट लॉस बोलेंगे। तो बेटा ये हमारा आज का एक क्वेश्चन था जो कि बहुत सिंपल था, कोई इसके अंदर ऐसी बात नहीं थी। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से फॉर्मेट समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का और इनकम स्टेटमेंट का। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूं कि मैंने आपको अब तक क्या क्या पढ़ा दिया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कॉस्ट अकाउंटिंग के जब शुरुआत कराई थी, तो सबसे पहले मैंने आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस, मैंने आपको इन तमाम को अलग अलग करना सिखाया कि ये फैक्ट्री के कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं, एडमिन क्या होता है, सेलिंग क्या होता है। तो शुरू के तो हमारे ये सवाल थे, और उसके बाद फिर ये लॉकडाउन हो गया था और फिर हमने अपनी क्लासेस शुरू कर दी थी ऑनलाइन। फिर उस ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया, प्राइम कॉस्ट, फिर मैंने पढ़ाई कन्वर्जन कॉस्ट, फिर मैंने आपको पढ़ाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, फिर मैंने आपको पढ़ाई टोटल कॉस्ट, और फिर मैंने कुछ आपको एफओएच के रेट निकालने के तरीकेकार बताए। सही है। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली इस लेक्चर में और पिछले लेक्चर में आपको 2-3 चीजें नहीं सिखाई। एक पर मैंने आपको बताई स्टेटमेंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, एक मैंने आपको बताया इनकम स्टेटमेंट, और एक मैंने आपको बताई क्लोजिंग एंट्री। वो बेसिकली क्लोजिंग एंट्री एक नहीं है, क्लोजिंग एंट्री 2 किस्म की होती है। तो सवाल नंबर 13 के बाद 14 जो है वो आपके लिए असाइनमेंट है, उसको आप असाइनमेंट के तौर पे कीजिएगा। 15 मैंने आपको करवा दिया है, और फिर इंशाल्लाह अब 16 की बारी आएगी। 16 बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस 16 क्वेश्चन को समझाने से पहले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले बस मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूं, उसको सिर्फ समझ लीजिए। बहुत छोटी सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है।
ये आपको नजर आ रहा है कि जब हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की हेडिंग डालते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में हम पहले लिखते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग और फिर लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड और फिर हम लेस करते हैं फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग। सही है। ये मैं आपको अगले सवाल के लिए अभी से एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा ताकि अगले सवाल में हमें बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको क्या करूं कि फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग की जगह पे मैं लिख दूं कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड और फिनिश गुड इन्वेंट्री इसके नीचे ऐड कर दूं और फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग इसके नीचे ऐड कर दूं और फिनिश गुड इन्वेंट्री एंडिंग इसके नीचे से लेस कर दूं। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं ना कि फिनिश गुड इन्वेंट्री बिगिनिंग को मैं नीचे लिया हूं और कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड को ऊपर लिया हूं। भाई मैं 1 में 2 प्लस करूं या 2 में 1 प्लस करूं, बात तो एक ही है ना। बस इसको फिलहाल यहीं तक रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सवाल जब मैं आपको कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो उस वक्त तक के लिए जो है वो इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सही है जी, अल्लाह हाफिज़।